हेलो एवरीवन, मैं हूं मिश्री। मैं आप सबके लिए फिर से वांगशन की न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। उससे पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। मुझे किसी ने मैसेज किया था कि मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे घर के ही काम करने चाहिए, मुझे यूट्यूब पे चैनल नहीं चलानी चाहिए। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ की कोई औकात नहीं होती, उसे सिर्फ बर्तन ही मांजने चाहिए, खाना ही पकाना चाहिए? उसने मुझे साफ तौर पे ऐसा ही कहा था। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपके आसपास कोई हाउस वाइफ नहीं है क्या? कोई हाउस वाइफ अपने सपने नहीं जी सकती है क्या? अगर उसके परिवार वाले उसे परमिशन दे रहे हैं उसके सपने पूरे करने की, तो आप लोगों को क्या चुल मची है? अगर सच में आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज मेरे चैनल को देखना ही मत और यहाँ से ही चले जाना। और हाँ, आप लोग जिसने मुझे ये कहा था ना, उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके हम लोग जो हाउस वाइफ है, जो यूट्यूब चला रहे हैं और वांगशन फिश चला रहे हैं, वो अगले मंथ एक सरप्राइज लेके आ रहे हैं। तो प्लीज मेहरबानी करना और वो स्टोरी जरूर सुनना, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाउस वाइफ क्या कर सकती है। आप लोगों का सिर खपाया उसके लिए आई एम सॉरी, पर ये बहुत जरूरी था उससे समझाने के लिए और उसकी जैसी सोच रखने वाले और लोगों को समझाने के लिए कि हाउस वाइफ भी जिंदगी जी सकती है और हाउस वाइफ भी अपनी मर्जी से रह सकती है। तो प्लीज मेहरबानी करना और आइंदा से मुझे ऐसे कमेंट बिल्कुल मत करना। अगर मेरी स्टोरी पसंद ना आए तो ऐसे ही छोड़ के चले जाना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और हाँ, हम लोग इस बार फिर से एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। जो हमारी पिछली बार स्टोरी थी ना, सोलमेट ब्रेक टू कर्स, उसका सीजन 2 है, जहाँ से एक कर्स स्टार्ट हुआ था, यानी कि उनके फर्स्ट जन्म से। और वहाँ से हम आज स्टोरी फिर से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका नाम है सोलमेट ब्रेक टू कर्स सीजन 2। हेवन रेलम का सीन दिखाते हैं। बादलों से घिरा हेवन बहुत खूबसूरत था। वहां पे कोई खिलखिला के हंस रहा था। वो कुछ तितलियों के पीछे भाग रहा था, उससे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो निहायत ही खूबसूरत था और वो गोल्डन और पर्पल रंग के हाथों में था। वो बहुत वो बहुत ही खूबसूरत था। उसके हाथों में लोटस लगे हुए थे। उसके बालों को भी लोटस से सजाया हुआ था, संवारा हुआ था। उसने लोटस की कलियों से ताज अपने सिर पे पहना हुआ था। उसकी खिलखिलाती हंसी से पूरा का पूरा हेवन खिल रहा था, मानो उसकी हंसी में ही जीवन छिपा हो। उसे नहीं पता था कि वो उस तितलियों को पकड़ने के चक्कर में हेवन रेलम से मून रेलम तक चला जाएगा। वो मून रेलम में पहुंच गया था। वहां पे सब कुछ चांद की तरह चमक रहा था। वहां पे बर्फ की चादर फैली हुई थी और वो शीतल आभा में आ रही थी। वहां पे शीतल आभा आ रही थी। वो जो था, वो तितली के पीछे, उसे पकड़ने के पीछे इतना पागल था कि उसे पता ही नहीं था कि वो मून रिलम में आ गया है और अगर वो ध्यान नहीं देगा तो गिर जाएगा खाई से। पर उसे कुछ नहीं पता था। वो तो बस उस तितलियों को पकड़ने के पीछे मुश्किल था और उसे कह रहा था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, एक बार तो मेरे हाथों में आ जाओ। और वो उस तितलियों को पकड़ने के लिए एक झपाटा मारता है, पर वो जैसे ही झपाटा मारता है उसी के साथ ही वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो खाई के पास खड़ा हुआ था और वहां से वो गिरने के साथ ही एक झरने में फिसल जाता है। उस झरने का पानी सतरंगी था और वो झरना बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसका पानी सात रंग का होने की वजह से उसे सब सतरंगी झरना कहते हैं और उसे मून झरना भी कहा जाता है। वो झरने में जब गिरा था तब वो किसी की गोद में गिरा था। जब उसे अपनी आंखें खोल के उसने देखा तो वो किसी खूबसूरत से पर्सन की बाहों में था। वो पर्सन वहां पे स्नान करने आया हुआ था। उसके लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत थे। उसका पूरा बदन चांदनी की तरह चमक रहा था। उसने हाफू नहीं पहने हुए थे, वो ऊपर से नेकेड था। उसका जो बदन था, गठीला बदन, वो देख के जो इंसान गिरा था वो ब्लश करने लगा था। उस इंसान के चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं था, पर उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार था, बहुत सारा इमोशंस था। और उसकी जो छोटी छोटी आंखें थी वो उस इंसान को देख रही थी, मानो कि उसे घूर रही हो। उस इंसान के सिर पे चांद का ताज था, शायद वो मुनगुड था। जब जब उस इंसान को समझ आया कि उसके सामने मुनगुड है तो वो हड़बड़ा के खड़ा हो गया और वो 90 डिग्री वो करते हुए उसे माफी मांगते हुए कहने लगा, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। और वो वहां से 9-2-11 हो जाता है।
वो गलती से मुनगोड के पास पहुंच गया था। उस वजह से वो पैनिक हो गया था और वो बहुत ही हड़बड़ा के मुनगोड से माफी मांगते हुए वहां से चला गया था। मुनगोड को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, वो गोड क्यों इस तरीके से भाग गया है। वो जो था वो भाग रहा था वो कोई और नहीं, वो लाइफ ऑफ गोड था, यानी कि हमारा वेइंग था। और जो मुनगोड था वो कोई और नहीं, हमारा वांगची था। जब मुनगोड वो जो मुनगोड थे, जो लाइफ ऑफ गोड थे, उसके स्वभाव में ही जीवंतता थी। वो बहुत ही चंचल थे और बहुत ही मासूम थे। वो बहुत ही खूबसूरत थे, जिसकी जिसकी खूबसूरती सुबह की पहली किरण जैसी थी। और मुनगुड जो थे वो नाम की ही तरह शीतल थे। उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं था। उसके चेहरे पे सिर्फ कठोरता ही दिखती थी। पर उसका दिल बहुत मासूम था और वो बहुत ही काइंड थे। बहुत ही खूबसूरत सी उसकी पर्सनालिटी थी। चांद की चांदनी की तरह वो चमक रहे थे। लाइफ ऑफ गॉड को ऐसे भागते हुए देख के कोई उसे रोकते हुए पूछता है, विंग क्या हुआ है? तब विंग पीछे मुड़ के देखता है तो उसका दोस्त वहां पे था। वो कोई और नहीं, गॉड ऑफ डार्क थे। विंग उसे कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तब डार्क गॉड मुशुआनियो उसे कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, तुम कहीं से भाग रहे हो। तब विंग उन्हें कहता है, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैं हेवन में जा रहा था, मैं हेवन को घूम रहा था। तब उसका दोस्त मुशुआनियो कहता है, डार्क गॉड थे? वो कहता है, ठीक है। और वो दोनों ही हेवन में जाने लगे थे। हेवन में डार्क ऑफ गॉड को आना अलाउड नहीं था, पर विंग की जिद की वजह से हेवन में उसे आने दिया जाता है। विंग उसे अपना अच्छा दोस्त मानता है, पर मुशुआनियो विंग को बस हेवन पाने का एक जरिया मानता है। विंग अपने बेड पे था और वो वांगची के बारे में ही सोते सोते सोच रहा था, यानी कि मुनगोड के बारे में, और वो बहुत ही मुस्कुरा रहा था। वो जानता था आज सुबह उसके बाबा और उसकी माँ क्या बातें कर रहे थे। उसके बाबा हेवन एम्परर है। वो अपनी वाइफ से कह रहे थे उसने विंग की शादी तय कर दी है, और ये सारी बात विंग चुपके से सुन लेता है। उनका कोई इरादा तो नहीं था, पर विंग वहां से जा रहा था तब विंग के कान में ये बात गिर गई थी और वो ये बातें सुन लेता है। विंग को पता चलता है कि उसके बाबा ने मुनगोड के साथ उसकी शादी तय कर दी है। उस वजह से विंग बहुत गुस्सा था, क्योंकि उसके बाबा कह रहे थे कि मून रेलम के एम्परर से उनकी बात हो गई है। जब विंग को ये पता चला था तब वो बहुत ही नाराज भी हुआ था और वो वहां से चला गया था। जैसे विंग को गुस्सा आ रहा था, कैसे उसके बाबा ऐसे ही उसकी शादी तय कर सकते हैं बिना उसे देव कहे, बिना उसे मिलाए। विंग ने गुस्से में अपने विंग ये शादी करना ही नहीं चाहता था, पर जब विंग ने मुनगोड को देखा तब उसका दिल धड़क उठा था। अपने आप को रोकने वो अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं रोक पा रहा था। वो ब्लश किए ही जा रहा था। वो मन में मुनगोड को नाम लेके उसे याद कर रहा था। दूसरी ओर मुनगोड अपनी मून रेलम में ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान साधना में थे। तब उनको विंग की आवाज आती है। विंग कह रहा था, आप कितने हैंडसम हो, आप कितने खूबसूरत हो, और आपकी वो छोटी छोटी आंखें कैसे मुझे खुल रही थी, और आप क्या वो नेक, हाय कितना खूबसूरत था, किस करने को मन कर रहा था। तब वांगजी शर्म से पानी पानी हो जाता है और वो अपनी आंखें खोल ही देता है। तब विंग इतने में नहीं रुकता और वो और भी कह रहा था, और ये सब सुन के वांगजी लाल हो रहा था। विंग और भी नोटी नोटी बातें करते हुए कह रहा था, मुझे आपके वो चांद सा बदन छूना है, आपने अपने होठों से। उससे आगे वो कुछ और बोलता उससे पहले ही वांगजी पैनिक हो गया था और वो खड़ा हो गया था, और वो तुरंत ही विंग को रोकते हुए कहता है, लाइफ ऑफ गॉड प्लीज इससे आगे कुछ मत कहना। जब विंग ने वांगजी की इतनी कड़क आवाज सुनी तब विंग भी पैनिक हो गया था, और वो पैनिक होते हुए ही कह रहा था, आपने सुन लिया, आपने सब सुन लिया। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है, हाँ अब मत कुछ सोचो और सो जाओ, मुझे ध्यान करना है। तब विंग
बहुत ही ब्लश हो जाता है और वो कुछ नहीं सोचता, क्योंकि अब उसे वांग जी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। पर वो शर्म के मारे, ब्लश के मारे तकिए के नीचे ही छिप जाता है और वो बहुत ही मुस्कुरा रहा था। मुनगोड आज भ्रमण के लिए निकले थे। तब उसने देखा कि कोई इंसान गिरा हुआ है। तब वहां पास गए थे मुनगोड। तब उसे समझ आया कि जो इंसान है उसके पास से डार्क ऑरा महसूस हो रहा है। पर फिर भी उसके बावजूद भी मुनगोड उसे खड़ा करते हैं, उसे हाथ देते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो? ऐसा सुनने के साथ ही वो इंसान मुनगोड की ओर देखता है। तब वो देखता है बहुत ही हैंडसम सा इंसान। उसके सिर पे मुन का ताज था और उसका सफेद हाथ देखने के साथ ही, चमकीले बदन को देखने के साथ ही वो समझ गया था कि वो कोई और नहीं मुनगोड है। वो इंसान मुनगोड को कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और मुनगोड के उसकी परवाह करते हुए देख के वो इस इंसान उसे प्रभावित हो गया था, क्योंकि कोई इंसान उसकी मदद नहीं कर रहा था, पर ये उसकी मदद कर रहा था। उसके लिए, उसे खड़ा करने के लिए यहाँ पे आया था। तब मुनगोड उसे कहते हैं, तुम हो कौन और यहाँ पे कैसे? तब वो इंसान कहता है, मैं डार्क गॉड हूँ और मुझे हेवन में आने से मना किया हुआ है। आज मेरा दोस्त नहीं था, इसीलिए सबने मुझे धक्के देके वहां से निकाल दिया था, वरना मुझे मेरे दोस्त की वजह से हेवन रेलम में आने दिया जाता है। ये सुनने के साथ ही मूनगोड उसे कहते हैं, ठीक है तुम चल सकते हो मेरे साथ, मैं हेवन ही जा रहा हूँ। तब डार्क गॉड कहता है, आप बहुत ही काइंड हो। तब मूनगोड कुछ नहीं कहता और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। जब मूनगोड की ऐसी बातें वो सुनता है डार्क गॉड, तब डार्क गॉड के दिल में मूनगोड के लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया था। वांग जी हेवन रेलम में सबसे सवाल कर रहा था। वो कह रहा था, अगर ये हेवन रेलम का है, वो हेवन रेलम का डार्क गॉड है, तो उसके साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, उसे वहां पे आने दीजिए। तब हेवन एम्पर उससे कह रहे थे, आप कुछ नहीं जानते हो, आप गलत कर रहे हो, उसकी वजह से आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। तब वहां पे विंग भी आ गया था और विंग और वांग जी दोनों ही हेवन के सभी लोगों से लड़ रहे थे डार्क गॉड के लिए। विंग को अपने हेवन रेलम के साथ इस तरीके से लड़ने को उतारू देखते हुए वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, ऐसा मत करो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ये तुम्हारे माँ बाबा है। तब विंग वांग जी की बात मानते हुए कहता है, ठीक है मैं अब नहीं करूंगा, और वो मुंह बनाता है। डार्क गॉड को तब पता चलता है कि मून गॉड और लाइफ ऑफ गॉड यानी कि विंग और वांग जी की शादी तय हुई है। ये सुनने के साथ ही वो डार्क गॉड यानी कि मूशवानी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो जेलसी और नफरत की वजह से अपनी मुठिया ही बीच लेता है। एम्परर वांग जी को आगाह करते हुए कहते हैं, तुम जानते हो तुम गलत कर रहे हो। तब वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ आप किस ओर इशारा करते हैं, पर मैं ये समझ रहा हूँ, पर आप भी जानते हो हम गॉड है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम भविष्य को बदलें, जो होना है वो होके ही रहेगा। तब हेवन एम्परर उससे कहते हैं, उस वजह से तुम लोग बर्बाद होने वाले हो। तब वांग जी कहता है, प्लीज उस बारे में आप कुछ मत कहिए, मुझे नहीं लगता कि लाइफ ऑफ गॉड को इस बारे में कुछ भी पता है। तब वांग जी की बात सुनने के साथ ही विंग वांग जी के कान के पास जाता है और पूरे ही सभा हॉल में सभी के सामने वांग जी से कहता है, किस बारे में बात हो रही है। तब वांग जी ब्लश हो जाता है, क्योंकि विंग की सांसों की जो ठंडक होती है ना, वो वांग जी के गालों पे महसूस हो रही थी, क्योंकि विंग वांग जी के कान के पास आकर बहुत ही धीमी आवाज में ये सब पूछ रहा था। तब वांग जी विंग से कहता है, कुछ नहीं पर मैनर्स। तब विंग कहता, इसमें क्या मैनर्स, तुम मेरे हस्बैंड हो तो मैं ऐसा तो कर सकता हूँ ना। तब एम्परर करते हुए कहते हैं, अभी वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं हुआ, होने वाला है। तब विंग मुंह बनाते हुए हेवन एम्परर से कहता है, क्या बाबा आप भी। तब हेवन एम्परर विंग से कहता है, मैं अभी बाबा नहीं हूँ। तब विंग फिर से मुंह बनाते हुए कहता, आप बहुत रूड हो, आप मेरे बाबा हो, फिर भी आप मुझे मना कर रहे हो अपने आप को मेरा बाबा कहने से। मैं नहीं कहूंगा आपको हेवन एम्परर। तब वांग जी विंग से कहता है, मैंने इसलिए बर्ताव करो। तब विंग फिर से वांग जी की बात मानते हुए कहता है, ठीक है अब मैं कुछ नहीं कहता, और विंग मुंह बंद कर देता है। ये सब चीजें डार्क गॉड से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर वो फिर भी चुपचाप उन दोनों के पीछे ये सारी चीजें देख रहा था। हेवन एम्परर डार्क गॉड की आंखों में विंग और वांग जी के लिए नफरत देख पा रहे थे। उस बात से वो बहुत डरे हुए भी थे, पर वो जानते थे
अगर वो गॉड है तो क्या हुआ, और जो होना है वो होके ही रहेगा। तब वांग जी विंग से कहता है अब हमें जाना चाहिए घूमने। तब विंग कहता है ठीक है हम चलते हैं। वांग जी और विंग वहां से चले गए थे, हेवन एम्परर और बाकी सभी गॉड को नमन करते हुए। जैसे ही डार्क गॉड वहां से जाने वाला था, उससे पहले ही हेवन एम्परर डार्क गॉड को रोकते हुए कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है डार्क गॉड। तब डार्क गॉड रुक जाता है और वो बहुत ही गुस्से से उन हेवन एम्परर को बोलता है। हेवन एम्परर डार्क गॉड को कहते हैं अपनी आंखें संभाल के यूज करो और किसी और की अमानत पे अपनी नजर मत डालो। तब डार्क गॉड गुस्से से हेवन एम्परर से कहते हैं वैसे आपने मुझे कब कुछ दिया है, जो भी है जितना भी है मुझे दान में मिला है, मुझे भीख में मिली कोई भी चीज नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं उसे छीनना भी जानता हूँ। ये सुनने के साथ ही हेवन एम्परर अपने थ्रोन से खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से से डार्क गॉड से कहते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ गॉड की जिद की वजह से हो, वरना मैंने तुम्हें यहाँ से कब का निष्कासित कर दिया था। तब डार्क गॉड की आंखों में नमी आ गई थी और वो वहां पे खड़ी एक लेडी की ओर देखता है जो हेवन गॉड थे उसके सिंहासन के पीछे खड़ी थी। वो लेडी अपनी आंखें छुपा लेती है। डार्क गॉड एक बार उस लेडी की ओर देखते हैं और वो गुस्से से कहते हैं मुझे कभी कुछ नहीं मिला, ना ही माँ ना ही बाबा और ना ही सम्मान। मैं आप सभी से इतनी नफरत करता हूँ कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे के पूरे हेवन को ही जलाकर फर्श कर दूं। तब वो जो लेडी थी वो उस हेवन डार्क गॉड की ओर देखती है। डार्क गॉड की आंखों में उसको अपने खुद के लिए भी नफरत दिखती है। तब हेवन गॉड गुस्से से कहते हैं मुशवानी जुबान संभाल के। तब डार्क गॉड हेवन गॉड से कहते हैं आप किस हक से मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हो, रही बात मुझसे कोई रिश्ता रखने की, बाप की बेटे की, तो आपने मुझे छोड़ दिया था। ना ही मैं आपका बेटा हूँ और ना ही मैं आप मेरे बाबा हो। और रही बात हेवन की एम्परर की, तो ना ही मैं हेवन रियल में रहता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइफ ऑफ गॉड की वजह से आता हूँ क्योंकि उनको पसंद है मेरा यहाँ आना। और वो एक श्मक करता है और कहता है आपको सभी बातों का पछतावा जरूर होगा। मैं आपसे आपकी सारी खुशियां छीन लूंगा, मैं लाइफ ऑफ गॉड से उसकी सारी खुशियां छीन लूंगा। और उसकी खुशियां कौन है आप जानते हो ना, मून ऑफ गॉड। और वो वहां से चला जाता है। हेवन एम्परर गुस्से से डार्क गॉड से कहते हैं अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो फिर भी कुछ नहीं सुनता और डार्क ऑफ गॉड वहां से बाहर ही चला जाता है। हेवन एम्परर गुस्से से एक बार पीछे मुड़ के उस लेडी को देखते हैं और गुस्से से कहते हैं तुमने किस घड़ी में ऐसे बेटे को पैदा किया था। तब हेवन एम्परर के पास में बैठी हेवन एम्परर उनको रोके हुए कहती है आप गलत बर्ताव कर रहे हो, उनमें इसकी कोई गलती नहीं है, वो बेटा आपका है, लाइफ ऑफ गॉड का ब्रदर है, आप इस बात से नहीं मुकर सकते हो। आपने धोखा दिया था मुझे, उस वजह से वो पैदा हुआ है, तो उसकी सजा तो आपको मिलनी ही चाहिए। आप शुक्र मनाइए कि हम दोनों ने आपको माफ किया हुआ है। अभी तक लाइफ ऑफ गॉड को ये पता ही नहीं है कि जिससे वो अपना दोस्त मानता है वो उसका दोस्त नहीं बल्कि उसका ब्लड ब्रदर है, वरना आप लाइफ ऑफ गॉड की नजर में भी गिर जाने वाले हो। ये सुनने के साथ ही हेवन एम्परर गुस्से से वहां से चले ही जाते हैं। लाइफ ऑफ गॉड और मून गॉड दोनों ही बाहर घूमने निकल गए थे। उस टाइम पे उनको एक बनी मिला था, वो दोनों ही जंगल में जा रहे थे। वहां पे बहुत ही खूबसूरत सा जंगल था, बहुत ही खूबसूरत से पेड़ पौधे थे, वहां पे कोई जंगली जानवर नहीं था। वहां पे लाइफ ऑफ गॉड को एक बनी मिला था जो थोड़ा सा जख्मी था। विंग उसकी सारवार करता है और वांग जी और विंग वहां से चले जाते हैं। वो बनी मन में कहता है लाइफ ऑफ गॉड जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। और वो उस बात का वादा करता है और वो वहां से चला जाता है। मून गॉड को लगा शायद उस बनी ने उसे बुलाया है और लाइफ गॉड को भी ऐसा ही लगा। वो दोनों ही पीछे मुड़ के उस बनी को देखते हैं। तब वो बनी बहुत ही क्यूटली दो पैरों पे खड़ा होकर दो हाथों को हिलाते हुए बाय बाय कहते हुए
कह रहा हो वैसा लग रहा था और बहुत ही क्यूट से मुस्कान दे रहा था। यह देखने के साथ ही विंग बहुत हैप्पी हो जाता है और वो लाइफ ऑफ गॉड यानी कि विंग बहुत हैप्पी हो जाता है और वो वांगची का हाथ पकड़ लेता है और बहुत ही प्यार से कहता है, हाय इतना क्यूट है ये। तब वांगची गुस्से से उसे घूरता है और वो कहता है, मुझे कहो, उसे नहीं। तब विंग विंग वांगची की ओर देखता है और बहुत ही नोटी आवाज में कहता है, ओह आपको बुरा लग रहा है, ठीक है मैं आपसे कहता हूँ, हाय कितने खूबसूरत हो आप। और विंग बहुत ही नोटी वांगची को छेड़ने लगता है। वांगची भी ब्लश करने लगता है। ये सारा नजारा मो शिवानी पीछे से देख रहा था। वो उनके साथ नहीं पर उनके पीछे चल रहा था। उन दोनों को तो पता ही नहीं था कि मो शिवानी उनके साथ चल रहा है। इसीलिए वांगची और विंग दोनों ही अपने ही धुन में मगन थे। वांगची जब विंग की ऐसी मोटी आवाज सुनता है तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है और वांगची विंग को अपनी बाहों में ले लेता है। तब वांगची और विंग दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। वांगची बहुत ही प्यार से विंग को गालों को सहलाता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, मेरा दिल सच में तुम्हारे लिए बहुत धड़कता है। और वो विंग के गालों को बहुत प्यार से पकड़ता है और वो दोनों ही किस करने लगते हैं एक दूसरे को। वांगची बहुत ही प्यार से विंग के होठों पे अपने होठ रखता है और विंग के होठों को चूमने लगता है। विंग भी उस किस में मेल्ट हो जाता है और वो वांगची के नेक के अराउंड अपनी हाथ बाहें डाल देता है और वो वांगची को अपनी ओर खींचता है और वांगची और विंग दोनों ही एक दूसरे को किस करने में मशगूल थे। ये सारा नजारा जब मो शिवानी देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वो गुस्से में कुछ नहीं सोचता, ना ही कुछ समझता। उसे ऐसा लगता है कि जो भी कुछ उसे पसंद आता है वो सब कुछ लाइफ ऑफ गॉड की चोली में क्यों आ जाता है। इसीलिए वो गुस्से में अपने पूरे के पूरे डार्क पावर से एक काला घेरा करता है और उस अपने काला घेरा करता है और अपनी सारी की सारी पावर एक खंजर में डालता है। वो डार्कनेस से भरा खंजर वांगची के सीने के आर पार कर देता है। विंग की बाहों में ही वांगची गिर जाता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और जब उसने देखा कि किसने ऐसा किया तब विंग के पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। विंग मो शिवानी को देख के कुछ बोलने वाला था, उससे पहले ही मो शिवानी विंग पे कर्ज करता है, उस पे अपने काले जो घेरा किया था सारी पावर का, वो सारा का सारा घेरा विंग की ओर फेंकता है। उस वजह से विंग और वांगची के अराउंड एक ब्लैक सर्कल गिर जाता है, ब्लैक सर्कल बन जाता है। उस ब्लैक सर्कल में वो दो तितलियां भी थी जिस तितली को विंग पकड़ना चाहता था और वांगची और विंग दोनों ही साथ में मिलकर वो दोनों ही तितली के साथ खेल रहे थे। वो दोनों तितली भी उस घेरे में आ जाती है। उस वजह से जब विंग को कर्ज दिया गया था तो वो तितलियों को भी उस कर्ज का प्रभाव हुआ था। विंग को मो शिवानी कर्ज देते हुए कह रहा था, तुम्हारे जो बाबा है वही मेरे बाबा है। तुम्हें बचपन से सब कुछ मिला, सबका प्यार मिला, सबका सम्मान मिला, तुमने जो चाहा वो तुम्हें मिला। तुमने जो किया सबने उससे सहारा, तुमने बुरा किया अच्छा किया जो भी किया सबने तुम्हारी परवाह की, सबने तुम्हें प्यार दिया। और मुझे छोड़ दिया ऐसे ही गलियों में भटकने के लिए। मेरे माँ है, मेरे बाबा है, फिर भी मैं अनाथों की जिंदगी जी रहा हूँ। मैं गली गली सड़कों पे भटक रहा हूँ। मुझे धुतकारा जाता है, मुझे नफरत की जाती है, मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने जिससे प्यार किया, मैंने जिसे पसंद किया, उससे भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी चोली में डाल दिया। तो मेरी खुशियों का क्या? मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ। जिस ठोकरों भरी जिंदगी, जो अनाथों भरी जिंदगी मैंने जी है, वही जिंदगी तुम जियोगे। जिस प्यार को पाने के लिए तुम तरस रहे हो, तुम जिस प्यार को पाना चाहते हो, छूना चाहते हो, वो तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। जब भी तुम उससे मिलोगे तब उसकी जिंदगी में मौत आएगी, सिर्फ और सिर्फ मौत। तुम उसके लिए मौत का पैगाम बन के जाओगे। वो जब भी तुम्हें पाएगा मौत ही पाएगा। तुम्हें पाने के बाद उसके नसीब में मौत ही आएगी। तुम कभी भी खुशियां नहीं पाओगे। मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में, अपने हर जन्म में इतना तरसोगे अपने प्यार के लिए कि तुम्हें लगेगा इससे अच्छा मौत ही मिलेगी। तुम हर बार उसे अपने सामने तड़प तड़प के मरता देखोगे। और उस कर्ज को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए मो शिवानी वहीं पे ही दम तोड़ देता है। विंग वांगची की मौत की वजह से वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वही खंजर से अपने सीने में
मार लेता है। उस वजह से वांग ची और विंग दोनों ही वहीं पे ही मर गए थे। जब विंग ने उस खंजर से अपने सीने में मारा था, उस वजह से वो जो कर्ज था वो वांग ची और विंग दोनों के ही नसीब में चला गया था। और उसी कर्ज की वजह से वांग ची को दोबारा जब जन्म मिला था, तब वांग ची पत्थर बन गया था, क्योंकि जो कर्ज था वो एक्टिव ही था। उस पे उसकी जो वाइफ्स थी उन्होंने भी फिर से वांग ची पे कश कर डाला था। उस वजह से वांग ची पत्थर का बन गया था। विंग और वांग ची का बच्चा जरूर हुआ था। विंग और वांग ची एक दूसरे के हुए जरूर थे, पर जिस्मानी रूप से कभी नहीं, आंतरिक रूप से। उस वजह से वो कर्ज का प्रभाव कम हो गया था, क्योंकि भविष्यवाणियों ने कर्ज लेते हुए कहा था, जब भी तुम दोनों जिस्मानी रूप से एक दूसरे के पास आओगे तब मौत पाओगे। पर उस कर्ज के तोड़ के रूप में वांग ची और विंग जिस्मानी रूप की जगह पे आंतरिक ऊर्जा से एक दूसरे के नजदीक आए थे। उस वजह से जो भविष्यवाणियों का कर्ज था वो दूसरे जन्म में ही खत्म हो गया था। पर उस कर्ज को खत्म करते करते फिर से वांग ची, विंग और उनके बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया था। वांग जी और विंग के कर्ज को तोड़ने के लिए ही उनके बेटे का जन्म होना और उसका मरना जरूरी था। इसीलिए उस जन्म में वो तीनों की ही मौत हो गई थी। ये सारा का सारा जो कर्ज था वो पहले सीजन से दूसरे सीजन पे आया था, पहले जन्म से दूसरे जन्म पे। अभी हम तीसरे जन्म के बारे में जानेंगे। ये सपना देखने के साथ ही कोई चिल्ला के खड़ा हो जाता है। तब उसके पास में जो सो रहा था वो इंसान भी जग जाता है। वो जो पहले सपना देख रहा था वो पसीने में तरबतर था और वो चिल्ला के कहता है नहीं, और वो अपने पास में जो इंसान था उसे हक कर लेता है और वो कहता है नहीं, फिर से नहीं, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता तुम मर जाओ फिर से मेरी बाहों में, मैं तुमसे कैसे दूर रह पाऊंगा। जो सपना देख रहा था वो इंसान बहुत पैनिक हो गया था। उसके पास वाला इंसान ये देख के उस इंसान को हक करते हुए कहता है, क्या हुआ है विंग? तब विंग उससे हक करते हुए कहता है, लांजान, लांजान, फिर से वही सपना। क्या सच में हम दोनों इस बार भी अलग हो जाएंगे? क्या सच में इस बार भी हम एक साथ नहीं जी पाएंगे? क्या अभी भी वो कर्ज असर कर रहा होगा? क्या अभी भी उस कर की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे? तब वांग जी विंग को बहुत ही प्यार से समझाते हुए, संभालते हुए उसके फोरहेड पे किस करता है और उसके आंसू को पोंछते हुए बहुत प्यार से दोनों ही चीक पे किस करने के साथ ही उसे कहता है, विंग काम डाउन। अब हम पे कर्ज है या नहीं है वो तो हमें नहीं पता है, पर हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस बार हम दोनों अलग नहीं हो गए। हम दोनों वोट थे तो क्या हुआ, हमारा नसीब में, हमारी किस्मत में यही लिखा था, हम दोनों का बिछड़ना, हम दोनों का तड़पना, हम दोनों का मरना, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ था। तब विंग रोते रोते कहता है, मैं उसे देख भी नहीं पाया था, उसे मार डाला, उन सब लोगों ने मिलकर हमारे इतनी छोटी नन्ही सी जान को मार डाला, क्या वो हमारे नसीब में नहीं होगा? तब वांग जी विंग को बहुत प्यार से एक सॉफ्ट किस करते हुए, उसे पैम्पर करते हुए कहता है, अगर हमारे नसीब में होगा तो हमारे पास फिर से आएगा, तुम जानते हो वो जरूर आएगा। तब विंग कहता है, कब आएगा? हम दोनों ने शादी की है, हम दोनों एक साथ रह रहे हैं, उसके भी 2 साल हो गए हैं, पर अभी भी मुझे कहीं से भी यह हिंट नहीं मिली कि हमारा बच्चा हमारे पास फिर से आने वाला है। तब वांग जी विंग के बेली पे हाथ सहलाता है और बहुत प्यार से कहता है, अगर आना होगा तो जरूर आ जाएगा, टेंशन मत लो, चिंता मत करो और चलो सो जाते हैं। तब विंग वांग जी को मना करता है, तब वांग जी कुछ नहीं सुनता और विंग को अपनी बाहों में लेता है और बहुत प्यार से विंग के बालों को सहलाता है और एक हाथ उसकी कमर को सहलाते हुए उसे सुलाने लगता है। तब हम जानते हैं कि ये क्या हुआ है। अभी 2025 चल रहा था। वांग जी और विंग ने पहले से ही शादी कर ली है। उन दोनों ने छुप के एक दूसरे से शादी की है। बाकी लोगों को नहीं पता कि उन दोनों की शादी हो गई है। उन दोनों की शादी हुए 2 साल हो गए हैं। वांग जी और विंग अभी करंट सिचुएशन में मैरिड है और उन दोनों ने छुपके मैरिज की है। विंग बहुत पैनिक हो रहा था, उस वजह से वांग जी विंग में आके उस पर टूट पड़ता है और एवरीडे मीन्स एवरीडे करने लगता है। विंग
कि करहाने की आवाज चारों ओर गूंज रहे थे। वो हैप्पीली बहुत ही खुश होकर वांची का नाम ले रहा था। वांची विंग को संभालते हुए सब बहुत प्यार से हक करते हुए उसे फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, नहीं विंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार हम दोनों ने शादी कर ली है। अगर ऐसा कुछ होना भी होता तो हमें पहले पता चल जाता, और ना चलता तो भी क्या हुआ है। पर हम जानते हैं इस बार हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई और आके हम दोनों को अलग कर सकता है। तब विंग वांची की बाहों में ही पैनिक होते हुए कहता है, हमारा बच्चा, उन लोगों ने उसे मार डाला। क्या इतनी नन्ही सी जान पे किसी को दया नहीं आई थी? तब वांची विंग से कहता है, तुम जानते हो विंग, उसका मरना भी तय था, हमारा मरना भी तय था। अगर हमारे नसीब में होगा तो फिर से हमें मिल जाएगा। तब विंग वांची के सीने पे एक मुक्का मारता है और वो कहता है, क्या फालतू बातें कर रहे हो, मैं एक मैन हूँ, मैं कैसे तुम्हें बचा दूंगा। तब वांची विंग की बेली पे हाथ सहलाता है और वो कहता है, उस बार भी तुम मैन ही थे, पहले जन्म में भी मैन थे, दूसरे जन्म में भी, फिर भी हमारे नसीब में बचा था ना। तब विंग कहता है, पर मैं फर्स्ट टाइम गोट था, सेकंड टाइम कल्टीवेटर था, उस वजह से हमारी कल्टीवेशन पावर की वजह से मैं बचा हुआ था, ना कि इंटीमेसी की वजह से। और वो दांत पीसने लगता है। तब वांची विंग को हंसाते हुए उसे गिलगिली करते हुए कहता है, तो इस बार इंटीमेसी से होगा। और वांची विंग पे टूट पड़ता है, क्योंकि अभी विंग बहुत पैनिक था और उसका ध्यान बताना बहुत जरूरी था। इसीलिए वांची विंग के साथ इंटीमेसी स्टार्ट कर देता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है, और वो विंग पे टूट पड़ता है। वांची और विंग अभी करंटली 2025 में थे। वो दोनों को मिले हुए सिर्फ 5 ही दिन हुए थे। जब वो दोनों मिले थे उस टाइम पे बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। उन दोनों की शादी को अभी 3 दिन हुए हैं और वो दोनों छुप के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। वांगजी और विंग दोनों ही इसी हैप्पीनेस और कहानी की आवाज के साथ ही कुछ सोचने लगते हैं, कैसे वो दोनों मिले थे और कैसे उन दोनों की शादी हुई थी। अब हम 5 दिन पहले का सीन देखते हैं। विंग सोचते हुए कहता है, 5 दिन पहले मैं लांसन से मिला था, कितना खूबसूरत सा मौसम था, बारिश हो रही थी, सभी और बारिश का पानी बह रहा था, बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही मीठी सी सुगंध आ रही थी और बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक बज रहा था। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, मेरे हाथों में एक छाता था, मुझे पता नहीं था कि कोई दूर से मुझे घूर रहा था। वो एक कार मुझे हिट ही करने वाली थी, तब कहीं से वो आया और उसने मुझे अपनी बाहों में खींच लिया और मुझे अपनी कमर से सटा लिया और वो वहां से गिर गया। उस इंसान ने मुझे अपनी बाहों में तो ले लिया, पर उसका पैर फिसल गया और हम दोनों ही नीचे गिर गए थे। उस वजह से मैं उसकी बाहों में ही बेहोश हो गया था, क्योंकि मेरा जो सिर था वो वहीं के पत्थर में लग गया था और उसकी हेड की वजह से मैं बेहोश हो गया था। वो पैनिक हो गया था और मुझे हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां पे मुझे चेक करने पे उसे पता चला कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ ज्यादा लगी नहीं है, सिर्फ पैनिक होने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। जब डॉक्टर ने पूछा कि मैं उसका क्या लगता हूँ, तब उसने कहा हस्बैंड, और मेरे कानों में ये आवाज गूंज रही थी, हस्बैंड हस्बैंड हस्बैंड, और ऐसा लग रहा था मानो वो आवाज इको हो रही है। और इसी के साथ ही मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी करके खुल रही थी। मैंने देखा बहुत हैंडसम सा इंसान जो अपने ब्लैक अटायर में था, उसका आसपास बहुत ही किलिंग ओरा आ रहा था। वो आज भी इमोशन लेस था और उसकी आंखों में मैंने अपने खुद के लिए बहुत सारा प्यार देखा था। मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, वांची, और उसके कानों में मेरी आवाज पहुंच गई थी। वांची लांसन बहुत ही पैनिक होते हुए मेरे पास आया और उसने मेरे गालों को सहलाते हुए कहा, विंग, तुम ठीक हो ना? तब मैंने कहा, वांची, हस्बैंड, लांसन, और वो बहुत ही प्यार से उसका गाल छूने की कोशिश करता है। वांगजी ने विंग के हाथों पे अपना हाथ लगाया और उसने उसके गालों को छुआ। दोनों ही बहुत इमोशनल हो गए थे। वांगजी ने विंग से कहा, हम फिर मिल गए। विंग ने भी बहुत प्यार से कहा, हाँ हम मिल गए। और जब विंग ठीक हुआ उसी के साथ ही वांगजी और विंग ने छिप के ही शादी कर ली थी, क्योंकि वांगजी नहीं चाहता था इस बार फिर से कोई और आए और उन दोनों को अलग कर दे। इसीलिए वांगजी और विंग ने शादी कर ली थी और वांगजी और विंग दोनों ही एक दूसरे के साथ एक दूसरे के घर में रहने लगे थे। उन दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे।
विंग को पहले से ही ऐसे सपने आते थे, पर जब वांगची और विंग की फर्स्ट टाइम इंटीमेसी हुई थी उसके बाद बहुत ही क्लियर और बहुत ही डरावने सपने विंग को आने लगे थे, उन दोनों की मौत के, उनके बच्चे की मौत के। उस वजह से विंग हर रात पैनिक होकर खड़ा हो जाता है और वांगची हर रात विंग को संभालता है। विंग और वांगची सो गए थे। अब सुबह हो गई थी। नाश्ते पे विंग वांगची की राह देख रहा था। वांगची अपने ऑफिस अटायर में आ रहा था। वांगची विंग से कहता है, विंग तुम कंफर्टेबल हो ना? तब विंग कहता है, हाँ हूँ। तब वांगची विंग से कहता है, मेरे परिवार से मिलोगे? तब विंग थोड़ा सा डर जाता है, पर वांगची विंग के हाथों पे हाथ रखते हुए कहता है, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था। तब विंग नर्वस होते हुए कहता है, ठीक है हम जरूर मिलेंगे। तब विंग की बात सुन के वांगची हैप्पी हो जाता है और वांगची को विंग को हक कर लेता है। वांगची भी विंग को हक कर लेता है। शाम हो गई थी। आज लान मेंशन में वांगची और विंग दोनों ही जाने वाले थे। विंग डरा हुआ था और वांगची ने उसका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। वांगची अपने परिवार के सामने आता है और अपने माँ बाबा से कहता है, माँ बाबा। दोनों ही पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वांगची के साथ एक लड़का खड़ा हुआ था। वो थोड़ा सा डर सहमा सा था, वो बहुत ही खूबसूरत था। तब उसकी लानी वांगजी से कहती है, वांगजी ये कौन है? तब वांगजी अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, ये मेरा हस्बैंड है। तब लानी बहुत ही शौक होती है और बहुत ही हैप्पीली विंग के पास जाती है और उसे हक करते हुए कहती है, हाँ थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड तुम आ गए। तुम जानते हो ये नालायक 30 साल से तुम्हारी राह देख रहा था। उसका कहना था उसका सोलमेट जब मिलेगा तभी वो शादी करेगा, और इसने कहा उससे शादी कर ली, इसका मतलब तुम उससे सोलमेट होना। तब विंग हड़बड़ा जाता है और वो बहुत ही प्यार से कहता है, हाँ। तब लानी विंग के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, वेलकम है तुम्हारा बेटा हमारी जिंदगी में। और लान कुरेन विंग के पास जाते हैं और उसके सिर पे हाथ सहलाते हुए कहते हैं, तुम बहुत ही अच्छे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम्हारे परिवार वाले? तब विंग वांगची की ओर देखता है और वांगची विंग की ओर देखता है, क्योंकि परिवार के नाम पर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। तब विंग की ओर देखते हुए वांगची कहता है, उसका कोई नहीं है, वो अनाथ है। तब वांगची की बात सुनने के साथ ही लानी विंग को हक करती है और कहती है, किसने कहा तुम अनाथ हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये तुम्हारे बाबा है, और इसका एक बड़ा भाई भी है, वो भी तुम्हारा ब्रदर हुआ। तब विंग हैप्पी हो जाता है, क्योंकि विंग को नहीं लग रहा था कि ये लोग इसे अपनाएंगे। शायद पिछली बार की तरह इस बार भी इन दोनों को अलग किया जाएगा। तब विंग और वांगजी हैप्पी हो गए थे और लानी और लान कुरेन के साथ बातें कर रहे थे। सभी बहुत हैप्पी थे और वांगजी और विंग अपने रूम में थे। विंग वांगजी को हक करते हुए कह रहा था, क्या अगले जन्म में मुझे मेरा परिवार मिलेगा क्या? तुम तो मुझे मिल गए, मैं फिर भी इस बार भी अनाथों की जिंदगी ही जिया था। तब वांगजी विंग के आंसू को पोंछते हुए कहता है, जो भी था कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं था, तुम अनाथ थे नहीं थे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे विंग हो। मुझे तुमसे मतलब है, तुम्हारे परिवार से नहीं। और रही बात उस कर्ज की, तो पता नहीं वो कर्ज खत्म हुआ है या नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हम गोद थे, फिर भी हमारे नसीब में पेन था, हमें वो भुगतना ही था, इसीलिए हम भुगत रहे हैं। पर क्या पता मुँह छुआने के दिल पे वो बात इतनी बुरी तरीके से लग गई थी कि उसके जो दर्द था वो हम दोनों भुगत रहे हैं। तब विंग कहता है, हाँ हो सकता है उसके माँ बाबा थे, फिर भी वो अनाथों की जिंदगी जी रहा था, मेरे सामने मेरा दोस्त बन के रह रहा था, बल्कि वो मेरा ब्रदर था। तब वांगजी कहता है, उसके दिल में सच में बहुत घाव थे, इस वजह से हमें भी दर्द मिला। तब विंग कहता है, हाँ कोई नहीं, अगर इस जन्म में मुझे शिवानी मिला तो मैं उसे अपने ब्रदर के रूप में जरूर स्वीकारूंगा। तो वांगजी कहता है, ठीक है जरूर ऐसा करना। और इसी के साथ ही वो दोनों हैप्पीली जीने लगते थे। कुछ टाइम के बाद ही वांगजी को पता चला कि विंग प्रेग्नेंट है, और विंग भी ये सुनने के साथ बहुत हैप्पी हो गया था। और वांगजी और विंग दोनों ही विंग के बेली पे हाथ रखते हैं और बहुत प्यार से कहते हैं, वेलकम मेरे बेबी, और हम तुम्हारी बहुत ही बहुत ही बहुत ही याद देख रहे हैं, तुम्हारा स्वागत है हमारी जिंदगी में। इसी के साथ ही ये स्टोरी यहीं पे ही
खत्म होती है। ये स्टोरी सच में बहुत छोटी थी, यानी कि मुझे करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। दिवाली की वजह से मैंने और कुछ तो नहीं कट किया, बस थोड़े बहुत डायलॉग ही कट कर दिए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करते जाना।